हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम सिंघल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक हम कोई वीडियो नहीं ला पाए। ये जो आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी आज से 1 सवा महीने पहले रिकॉर्ड होने के लिए शेड्यूल की गई थी, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मुझे बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसी वजह से जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की पीडीएफ शेयर की जाती थी टेलीग्राम चैनल पे, वो भी नहीं हो पाई है बहुत टाइम से। बट अभी मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि अब वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। तो और अब से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलर बेसिस पे जो एमसीक्यूज़ की पीडीएफ शेयर की जाती थी प्रैक्टिस के लिए, वो शेयर की जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इम्पोर्ट ट्रेड हेल्प्स इन। एक सेकेंड गाइस। नाउ आई थिंक इट इज़ फाइन, यस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पोर्ट ट्रेड हेल्प्स इन। इम्पोर्ट ट्रेड हमारा किस में हेल्प करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लिमिटिंग कंज्यूमर चॉइस, क्या ये कंज्यूमर की चॉइस को लिमिट करता है। सेकंड कह रहे हैं एक्सेसिंग गुड्स नॉट अवेलेबल डोमेस्टिकली, जो डोमेस्टिकली यानी हमारी कंट्री में जो गुड्स अवेलेबल नहीं है उनको एक्सेस करवाता है, वो अवेलेबल करवाता है। ठीक लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट। रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रुक जाता है। या इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इम्पोर्ट रेट से क्या होगा? इम्पोर्ट हम कर रहे हैं यानी बाहर का माल यहाँ पे आ रहा है, तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो एक्सेस उसका मिल जाएगा लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहले का क्या आंसर है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनल ट्रेड इज़ इसेंशियल फॉर। इंटरनल ट्रेड किस लिए ज़रूरी होता है? पहला है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी इज़ फैसिलिटेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक लग रहा है। तीसरा कह रहे हैं रिड्यूसिंग ग्लोबल कंपटीशन। चौथा कह रहे हैं प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म। देखिए, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है कि इंटरनल ट्रेड हम करेंगे तो इससे हम इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं, नहीं। रिड्यूसिंग ग्लोबल कंपटीशन, इससे हम ग्लोबल कंपटीशन को कम करना चाहते हैं, नहीं। इसका आंसर होगा बी, फैसिलिटेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे कंट्री के विद इन, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रिटेलर विद अ परमानेंट लोकेशन। ऐसे रिटेलर्स जिनकी परमानेंट लोकेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होता है, आप जानते होंगे दो यहाँ पे हमारे पे स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं, एक BSE, एक होता है NSE, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इनमें से किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट या फिर कमोडिटीज़ मार्केट। देखिए, प्राइमरी मार्केट क्या होता है ना, जैसे जब कोई कंपनी पहली बार अपने जो शेयर है वो मार्केट में लाती है, जैसे IPO भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट हुआ जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जब उनको हम खरीदते या बेचते हैं, जब उनकी परचेज या सेल करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। कमोडिटीज़ मार्केट जहाँ पे कमोडिटीज़ में लेन देन होता है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जैसे एग्जांपल, अगर आपने ट्रेडिंग करी है या फिर थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ा है तो आप इसको बता सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मार्केट का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड सो अर्ली। क्या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती है। ऑप्शन बी है वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर इज इमीडिएट। जो हमें वैल्यू रिसीव होती है वो एकदम मिल जाती है, इमीडिएट मिल जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर इज नॉट इमीडिएट। देखिए, डेफर्ड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ भी इमीडिएट जल्दी से नहीं होने वाला है, तो हमें बहुत जल्दी अर्ली मिल जाएगी नहीं, एकदम से मिल जाएगी नहीं। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। जो हम खर्चा कर रहे हैं उससे जो वैल्यू रिसीव हमें होगी वो एकदम से नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको कौन प्रिपेयर करता है? क्या बैंकर प्रिपेयर करता है? क्या कस्टमर जो है वो प्रिपेयर करता है? बैंक का जो कस्टमर है, या आरबीआई प्रिपेयर करता है, या फिर क्रेडिटर्स ऑफ बैंक्स कस्टमर? तो देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ये जो पासबुक है बेसिकली हम कह सकते हैं, और जो बैंक की जो बुक्स हैं उनमें जो डिफरेंस अगर आता है तो उसको रिकन्साइल करने के लिए बनाया जाता है स्टेटमेंट। तो ये कौन बनाएगा? जो कस्टमर है बैंक का, वो मैच करेगा उसके साथ जो भी डिफरेंसेस आ रहे होंगे। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? कस्टमर ऑफ द बैंक। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसेट हैं वो हमेशा किस पे वैल्यू किए जाते हैं? मार्केट प्राइस पे, परचेज प्राइस नॉट करेंट प्राइस पे, करेंट प्राइस नॉट मार्केट प्राइस पे, या फिर मार्केट प्राइस या परचेज प्राइस पे। तो देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो जो हमारी कॉस्टिंग उस पर लगी है, जैसे सपोज़ हम मशीनरी अगर लाते हैं तो हम वही उसमें उस पर ही वैल्यू करेंगे ना जो हमने परचेज़ करी है, ना कि उसकी करेंट प्राइस पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परचेज प्राइस पे हम करते हैं, करेंट प्राइस पे कभी भी नहीं करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ ऑड। बहुत ही इजी से यहाँ पे क्वेश्चन एक डाल दिया गया है। इनमें से क्या अलग है? इनमें तो देख लेते हैं क्या अलग है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ओके। बी है इकोनॉमिक प्लानिंग, सी है सोशो कल्चरल फैक्टर, डी मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी में इकोनॉमी की बात की गई है, बट सी ऑप्शन में यहाँ पे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड बिल। डिमांड बिल की क्या डेफिनेशन है? ऑप्शन नंबर ए इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और व्हेन प्रेजेंटेड। बी कह रहा है अ बिल विच स्पेसिफाइज द टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट, जो टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करता हो कि हम भैया इतने टाइम पे आपकी पेमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इट इज़ अ बिल विच इज अकम्पेन्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग जेन्युइननेस ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस बिटवीन बायर और सेलर। जो बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन है उसकी जेन्युइननेस को कन्फर्म करता है ये। ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दिस। तो देखिए, एकदम साफ सुथरी भाषा में यहाँ पे ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। भाई पहला कह रहा है कि जो डिमांड पे पेएबल हो, तो वही होगा कि डिमांड बिल क्या होगा कि जो डिमांड पे पेएबल हो जाए। जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की बात कुछ नहीं है, और यहाँ पे जेन्युइननेस कह रहा है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ लार्ज अमाउंट स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टीजमेंट इज़। बहुत ही बड़ा अमाउंट स्पेंड किया अगर जाता है स्पेशल एडवर्टीजमेंट पे तो उसे क्या कहते हैं? पहला है हमारा ऑप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिसमें हमारा कोई एसेट लाइबिलिटी अगर क्रिएट हो रही है तो वो कैपिटल साइड पे जाता है, अगर नहीं हो रही तो वो रेवेन्यू साइड पे जाता है, राइट। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या ये? दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है रेवेन्यू लॉस, और चौथा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमने अभी ऊपर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और यहाँ पे इसका आंसर भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। कि इसमें क्या होगा कि एक्सपेंडिचर हमारे एक बार हुआ, बट उसका भाई ऐसा नहीं है ना कि हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया तो एकदम से उसका हमें पूरा बेनिफिट मिल जाएगा आज की आज ही। धीरे धीरे ईयर बाय ईयर उसका हमें बेनिफिट हम उठाते हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। नाउ नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट टुवर्ड्स गिवन कमोडिटीज़ विल बी। देखिए, प्रैक्टिस सेट का ना यही फ़ायदा होता है, एकदम से जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्विच होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, बैंक। तो ये इस टाइम पर क्योंकि डेट भी आ गई है तो अब आपको यही करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम इफेक्ट टुवर्ड्स गिवन कमोडिटीज़ विल बी। यहाँ पे देखने वाली चीज़ें गिवन कमोडिटीज़ क्या होती हैं। नो आपको पता ही है गिवन कमोडिटी क्या होती हैं, कि जो नॉन लग्जरी आइटम है या फिर इन्फीरियर गुड्स हैं उनको गिवन कमोडिटी बोला जाता है, और कि डिफाई करती हैं जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इनकी डिमांड इनके प्राइस के राइज होने के साथ बढ़ती है, तो ये डिफाई करता है जो हमारा स्टैंडर्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है उसको।
तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट होता है गिवन कमोडिटीज़ पे वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी क्या होता है ना, मतलब उसमें कैसा चेंज आता है डिमांड में, तो वो इलास्टिसिटी से हम उसको बताते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है या फिर दोनों है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है क्योंकि हम इसे मेज़र कर सकते हैं एग्जैक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है एक। नेक्स्ट, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन, जो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी होता है वो इनमें से किस में इसकी ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, यूटिलिटी थ्योरी। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तीसरा कह रहे हैं रिवील प्रीफरेंस। और चौथा कह रहे हैं इन्फीरियर गुड। तो यहाँ पे क्लियर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी थ्योरी। एक सेकेंड का, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्डिनल मेथड ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन यूटिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे प्रोजेक्शन फंक्शन होता है ये इनमें से किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। क्या कॉस्ट बेनिफिट के बीच में रिलेशनशिप बताता है प्रोजेक्शन फंक्शन, या स्टॉक और फ्लो वेरिएबल में, या फिर डिमांड सप्लाई में, या फिर इनपुट आउटपुट में। तो प्रोजेक्शन फंक्शन में क्या होगा, चीज़ें कहीं पे अगर कुछ प्रोड्यूस हो रही हैं तो यही हम देखेंगे ना, हमारे पास कितना इनपुट हमने लिए, कितना इनपुट हमने डाला, उससे कितना आउटपुट हमको मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्शन फंक्शन किन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है या फिर एक्सप्रेस करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। If depreciation is subtracted from the total goods and service produced within the country in a year, we will get, जो एक साल में कंट्री के विद इन गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं, अगर उनमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं ये वाली चीज़ क्या है, टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ ईयर। तो ये तो हमारा जीडीपी है भाई। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, यही ना कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो उसमें से हम क्या सब्जेक्ट करने को कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, सब्जेक्ट कर दो। तो हम जीडीपी में से हमको पता है जब हम डेप्रिसिएशन को सब्जेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जीएनपी नहीं है। अच्छा, जीएनपी कब आएगा, अगर हम जीडीपी में से नफाया माइनस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब जीएनपी आएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा एनडीपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डन ऑन अ लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज। पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर भी यहाँ पे सी हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिमिलर सही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय, डिवेंचर इनमें से कैसे रिडीम किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज परचेस ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, के हम ओपन मार्केट में अपने ही डिवेंचर अगर खुद ही खरीद लें। दूसरा है कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर, हम उनको दूसरे क्लास ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट कर दें। तीसरा है उनको हम शेयर में कन्वर्ट कर दें। और चौथा कह रहा है एनी मेथड मेंशन्ड इन ए बी सी अबव, की ऊपर जितने भी मेथड ये तीन दिए गए हैं इनमें से किसी से भी आप डिवेंचर को रिडीम कर सकते हो। तो येस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हम चाहें तो ओपन मार्केट में अपने डिवेंचर्स को ख़रीद लें, या फिर उनको न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट कर दें, या फिर उनको शेयर में कन्वर्ट कर दें, इन सबसे हम डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स शोज, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं वो इनमें से क्या शो करते हैं। अगेन यहाँ पे एक अकाउंट से क्वेश्चन आ गया है। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है नेट प्रॉफिट, तीसरा है फाइनेंशियल कंडीशन, चौथा है नन ऑफ दीज। देखिए आपको पता ही होगा कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं ये कौन बनाते हैं, ये जो एन होते हैं ना, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं,
ये बनाते हैं। इनमें कई बार तो क्या होता है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है और रेवेन्यू बहुत थोड़ा सा होता है। कई बार क्या होता है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है और एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एनपीओ जो होते हैं वो बनाते हैं, एनपीओस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? एन एक्सपेंडिचर फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के एंटरटेनमेंट के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको कहते हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी है पास्ट एक्सपेंडिचर मेड बाय कंपनी नाउ एडजस्टेड फ्रॉम करंट। जो कंपनी ने पहले खर्चे किए हैं उनको अब जो प्रॉफिट हो रहा है उससे एडजस्ट करते हैं। देखते हैं तीसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर विच इज़ रेवेन्यू इन नेचर इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसा खर्चा जो कि रेवेन्यू एक तरीके से करता है और लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स में, एकदम से रेवेन्यू नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट नंबर ऑफ ईयर्स में उससे हमें वो पैसा मिलेगा। साउंड्स गुड। देखते हैं बाकी और पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी टेकन इन अकाउंट, जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम उसको अकाउंट में नहीं ले सकते। पांचवा, इट इज़ रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि एक्सपेंडिचर विच इज़ रेवेन्यू इन नेचर इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। इसलिए एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन्स में क्या हो रहा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों सेलेक्ट कर रहे थे ऑप्शन उसका वो सही क्यों हो रहा था, क्योंकि उनमें क्या है कि हमें फ़ायदा ईयर बाय ईयर मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सारे ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। करेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है। पहला है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज OTCEI। दूसरा, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 शेयर्स। तीसरा, इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी अनाउंस्ड बाय कंपनी। चौथा कहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन इन शेयर दैट रेजिडेड ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबको पता है कि जो निफ्टी है उसमें कितने शेयर्स होते हैं? निफ्टी 50 बोला जाता है, राइट, निफ्टी 50। और जो सेंसेक्स है उसमें कितने होते हैं? 30। तो अगर बाई चांस आपको मान लीजिए ACD में से एक आधा कोई नहीं पता है, बट ये तो कन्फर्म है ना कि सेंसेक्स में 30 शेयर होते हैं, एक इंडेक्स में जिसमें 30 शेयर हैं, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि BNC, AND, BCND, तो इसमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 शेयर। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हेन द शेयर्स ऑफ पब्लिक इंडस्ट्री आर सोल्ड इन द मार्केट इट इज कॉल्ड। जब कोई पब्लिक इंडस्ट्री के शेयर को मार्केट में बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, चौथा है लिबरलाइजेशन। तो देखिए, ये तो हमारा LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 सब जानते हैं। और लेकिन जो पब्लिक इंडस्ट्री के जो शेयर हैं उनको बेचा जाता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सेबी रेगुलेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनमें से क्या रेगुलेट करता है? क्या कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, या फिर इन सबको? तो देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स हैं RBI, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सबको RBI देखता है। जो कैपिटल मार्केट है सिर्फ उसी को रेगुलेट करता है सेबी। तो आंसर हो जाएगा सी। मनी इज ए पाइवेट अराउंड विच द होल ऑफ इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर हुज स्टेटमेंट इज दिस। देखिए, इसमें तो ये आपको स्टेटमेंट कुछ n नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जो कि याद करनी पड़ेंगी। तो आपने कोई आई होप एक फैक्ट शीट बना रखी होगी जहाँ पे आप इन सबको नोट करते चल रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या है? मार्शल। ये मार्शल का स्टेटमेंट है। कोई ट्रिक वगैरह आप थोड़ी सी देख सकते हैं, ऐसे मनी इज़ अ प्राइवेट अराउंड, तो मनी से स्टार्ट हो रहा है, M से है, वो भी मार्शल है। बट आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मनी और में भी आ सकता है स्टेटमेंट्स में, बट कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो बनानी पड़ेंगी, उनसे ही याद हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट
फॉर एग्रीकल्चर। इनमें से एग्रीकल्चर के लिए जो एपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन सा, मतलब कौन पैसा उसमें देता है, मेन बॉडी कौन है इंस्टीट्यूशन उसका जो उस पर देखता है। आरबीआई नहीं, यूटीआई बैंक नहीं, नाबार्ड सही बात है, डी एक्सिस बैंक नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड, वही एपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पीएनबी वॉज इस्टेब्लिश इन, पीएनबी कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1920 में या 1894 में या फिर 1934 में या फिर 1976 में। तो अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन, पीएनबी कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1894 में। पीएनबी कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1894 में। तो पीएनबी वॉज इस्टेब्लिश इन 1894, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट, ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 में स्टैब्लिश हुआ एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, किसकी सब्सिडरी के तरीके से। पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा ऑप्शन है एलआईसी ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई, चौथा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो किसकी होल ओन सब्सिडरी के रूप में हुआ था इस्टेब्लिश, आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।